replicators, welcome back to the channel. In the series of cell signaling and endocrinology lectures, today we will discuss about thyroid hormones. बेसिकली जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उसमें हम दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं. एक को कहते हो आप T3 और एक को बोलते हो आप T4. तो जो T3 होता है वो होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन और T4 जो होता है वो होता है थायरोक्सिन. ओके, अब ये जो T3 और T4 होते हैं ये हार्मोन्स रिलीज कहाँ से होते हैं? तो ये रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से. ओके, तो यहाँ पर जरा हम बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड के एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर के बारे में. ओके, तो ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? तो आपके गले में यहाँ पर ट्रैकिया करके एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रैकिया में ही एक होता है यहाँ पर देखो लैरिंग्स, जो वोकल बॉक्स होता है जहां से आवाज आती है. जैसे मेरी ये खूबसूरत आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, क्यों? किसकी वजह से? लैरिंग्स की वजह से, वोकल बॉक्स की वजह से. इसी लैरिंग्स के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होता है बटरफ्लाई शेप का, जो आपके ट्रैकिया को हग करके रखता है. ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पोजिशन. ओके, अब अगर हम बात करें इसके एनाटॉमी की, तो थायराइड ग्लैंड जो है इसके अंदर कई डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि पैराफॉलिकुलर सेल्स हो गई, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स हो गई. पैराफॉलिकुलर सेल्स को सी सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये कैल्सिटोनिन रिलीज करती है. ओके, कैल्सिटोनिन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, तो आप सेल सिग्नलिंग के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो. और भी बहुत सारे हार्मोन्स और की वीडियो आ चुकी है. फिलहाल हम बात कर रहे हैं थायराइड हार्मोन्स की. तो यहाँ पर देखो, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आज के इस लेक्चर में वो है थायराइड फॉलिकल्स. तो थायराइड ग्लैंड में आप देखोगे यहाँ पे कितने सारे छोटे बड़े फॉलिकल्स हैं, इनको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स. ओके, अब ये जो सेल्स देख रहे हो आप, ये सारी जो सेल्स देख रहे हो, ये सारी सेल्स, ये होती है कौन सी? ये होती है फॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, छोटी छोटी जो आप बाउंड्रीज पे देख रहे हो ये है फॉलिकुलर सेल्स. यहाँ बीच में फॉलिकुलर सेल्स के आसपास देख रहे हो आप, ये है पैराफॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, और फॉलिकुलर सेल्स जब बहुत सारी ऐसे बाउंड्री बना लेती है तो उसके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कॉलॉइड. ये इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी. आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे थायराइड फॉलिकल के बारे में. तो मैं बता रहा था कि ये देखो बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे क्या है? थायराइड फॉलिकल्स. ओके, अब इन थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर फोकस करते हैं. इसमें से उठाते हैं एक फॉलिकल को और समझते हैं कि इसका एनाटॉमी कैसा होता है. ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या है? ये सब है फॉलिकुलर सेल्स. और व्हेन फॉलिकुलर सेल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म्स ए बाउंड्री, ठीक है, तो जब बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स इकट्ठा होकर एक बाउंड्री बनाती है तो वो बन जाता है थायराइड फॉलिकल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. तो अंदर का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कॉलॉइड. ओके, और ये जो बाउंड्रीज पे हैं ये है सारी की सारी फॉलिकुलर सेल्स. ओके, तो जो कॉलॉइड होता है बेसिकली क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, क्योंकि ये सेल तो नहीं है, सेल के बाहर का स्पेस है. सेल्स तो ये सारी है, इसके बाहर का स्पेस है ये. तो एक्चुअली ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, जहां पर आपके ये थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 सिंथेसिस होते हैं और स्टोर होते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे लेक्चर बढ़ेंगे आपको ये कॉलॉइड और फॉलिकुलर सेल्स की इंपॉर्टेंस और ज्यादा क्लियर होगी. तो अभी हम बहुत ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ आपको एनिमेशन, उसके बाद वापस इस स्ट्रक्चर पे आएंगे और वहां पर मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं. आपको ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलॉइड. तो शुरुआत करते हैं थायराइड फॉलिकल से. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हम फोकस कर रहे हैं एक फॉलिकुलर सेल के ऊपर. ठीक है, और ये जो एरिया है जिसे कॉलॉइड बोलते हैं इसके ऊपर फोकस करेंगे. कैसे? ये फॉलिकुलर सेल और कॉलॉइड इंपॉर्टेंट है इन द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन. तो जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं, T3 T4 सिंथेसिस की, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस की, तो ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है. ओके, तो उसी में से जो पहला स्टेप है वो है आयोडाइड ट्रैपिंग.
तो ये आयोडाइड होता क्या है? आयोडाइड इज द एनायनिक फॉर्म ऑफ आयोडीन। आगे समझ में आएंगी ये चीज अच्छे से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आयोडाइड ट्रैपिंग में होता क्या है कि ये आपकी जैसे ब्लड स्ट्रीम है, ओके, ब्लड स्ट्रीम में से ये आयोडाइड विच इज द आयोनिक फॉर्म ऑफ आयोडीन, ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एंटर करता है। एंटर कर रहा है यहाँ पे किसके हेल्प से? एक होता है निस, मतलब सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर, जिसको शॉर्ट में निस बोलते हैं। निस की हेल्प से ये आयोडाइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर पहुंचता है, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज आयोडाइड ट्रैपिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन दिस आयोडाइड enters the follicular cells, the next step is this iodide enters colloid which is the extracellular space. okay, तो ये colloid में पहुंचता कैसे है? तो एक और एनायनिक ट्रांसपोर्टर होता है फॉलिकुलर सेल्स के मेम्ब्रेन पे, जिसको बोलते हैं पेंड्रीन। तो पेंड्रीन के हेल्प से अब ये आयोडाइड फॉलिकुलर सेल से अंदर एंटर कर जाता है किसके? कॉलॉइड के अंदर, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, है ना। तो ये जो आयोडाइड कॉलॉइड के अंदर पहुंचा है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड थायराइड पर ऑक्सीडेज। तो जब इस आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये बन जाता है आयोडीन। ओके, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूं। क्या आपको ये पता है कि जो आप नमक खाते हो, जो आप सॉल्ट इनटेक करते हो, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है ना? ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इस कड़ी में यही है कि द सॉल्ट यू ईट, ओके, उसका कॉम्पोजिशन क्या है? उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ये बताओ कि मुझे कि आप उसमें आयोडाइड होता है या आयोडीन होता है ना। हम मोस्टली यही ऐसी बात करते हैं ना, अरे इसमें आयोडीन की मात्रा कम है, इसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा है ना। तो हम गलत बात करते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, है ना, और आप बेसिकली बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आपको करेक्ट टर्म में बात करनी चाहिए। तो उसमें एक्चुअली आयोडीन नहीं होता जो हम नमक खाते हैं, उसमें होता है आयोडाइड। ओके, आयोडीन नहीं होता। तो आज के बाद ये मत बोलना कि आयोडीन की मात्रा कम है या आयोडीन की मात्रा ज्यादा है, आयोडाइड बोलोगे आप। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होता है, आयोडीन विच इज I2, जो कि सेल के अंदर बनता है, हम बाहर से लेते नहीं है, हम बाहर से लेते हैं आयोडाइड। अब आयोडीन क्यों नहीं लेते हम सीधा? क्योंकि अल्टीमेटली तो आयोडीन ही बनना है। तो क्योंकि आयोडीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है कंपेयर टू आयोडाइड, ठीक है, हाईली प्रोन टू इवेपोरेशन होता है, ठीक है, और हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसकी वजह से अगर आप अपने सॉल्ट में, जो आप सॉल्ट लेते हो खाने में, उसको बेसिकली टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ओके, टेबल सॉल्ट में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड मोस्टली, या पोटेशियम क्लोराइड, बट मोस्ट कॉमनली यूज होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, और उस NaCl में अलग से आयोडाइड मिक्स किया जाता है, तब जाके वो नमक आपके घर तक पहुंचता है और फिर आप उसको यूज करते हो। तो जो मोस्ट कॉमन यूज फॉर्म ऑफ आयोडाइड हम यूज करते हैं मिलाने के लिए अपने टेबल सॉल्ट में, विच इज सोडियम क्लोराइड, उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज आयोडाइड होता है पोटेशियम आयोडाइड। ओके, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड को हम टेबल सॉल्ट में मिक्स करते हैं विच इज NaCl, तो वो बन जाता है आपका कंप्लीट सॉल्ट जो आप खाने में यूज करते हो। फिर आप उसको खाते हो, वहां से जो आपको आयोडाइड मिलता है वो अंदर जाके सेल्स में आयोडीन में कन्वर्ट होता है, और फिर आगे कहानी हम समझेंगे, ठीक है। तो खाने में मतलब हम नमक में अपने डायरेक्टली आयोडीन यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली प्रोन टू इवेपोरेशन होता है, हाईली सब्लाइम होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये NaCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट के क्रिस्टल्स बना देगा, ओके, और वो फिर एडेबल नहीं होंगे अच्छे से, राइट। तो इसीलिए हम टेबल सॉल्ट में आयोडाइड यूज करते हैं, ना कि आयोडीन। आगे चलते हैं अब। तो यहां पर होता क्या है, सेकेंड स्टेप में आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। ओके, अब क्या होता है, अब कॉलॉइड के अंदर की कहानी शुरू होती है। जब आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो चुका है और ये कन्वर्ट हो चुका है आयोडीन में, तो अब नेक्स्ट स्टेप होता है द ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन।
ओके। और यहाँ पर भी यही सेम एंजाइम होता है थायराइड पेरोक्सीडेज। तो ऑर्गेनिफिकेशन में होता क्या है कि ये जो आयोडीन है, ये कॉलॉइड में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। कॉलॉइड में इस प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है थायरोग्लोबुलिन की, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है इन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स विच इज T3 एंड T4। कैसे? तो होता है क्या है ऑर्गेनिफिकेशन में, थायरोग्लोबुलिन जो होता है उसमें वो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 660 किलो डाल्टन का होता है। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें 120 टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं। ओके, अब 120 टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं तो होता क्या है कि जो आयोडीन आया है कोलॉइड के अंदर, ये थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन रेसिड्यूज से बाइंड हो जाते हैं। लेकिन ऐसे रैंडमली बाइंड नहीं होते, मतलब रैंडमली बाइंड होते हैं, किसी से बाइंड होंगे, किसी टायरोसिन से, किसी से नहीं होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी टायरोसिन से बाइंड हो गया यहाँ पर, बट इस टायरोसिन से बाइंड नहीं हुआ, इस टायरोसिन से नहीं हुआ, इससे बाइंड हो गए। यहाँ पे आप एक पैटर्न भी ऑब्जर्व कर रहे होगे, या तो दो आयोडीन बाइंड करते हैं किसी टायरोसिन से, या तो एक आयोडीन बाइंड करता है किसी टायरोसिन से, दो ही। और या तो कोई भी कोई भी बाइंडिंग आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे। तो ये तीन पैटर्न आपको नजर आएंगे। देयर इज नो बाइंडिंग, then the tyrosine will be free. Another case will be only one iodine will bind to the tyrosine, and the another next probability is that two iodine will bind to one tyrosine residue. तो ये तीन पैटर्न आपको दिखेंगे। ओके, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस में। कैसे? तो यहाँ पे देखो, जब दो आयोडीन बाइंड होते हैं एक टायरोसिन रेसिड्यू पे, तो उसको बोलते हैं DIT। बहुत अच्छे से इसको समझना और ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही डीप लेवल का कंसेप्ट है और आसानी से आपको ये कहीं पर समझने को मिलेगा नहीं। किताबों में भी इतना आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा अच्छी बुक्स में जाकर के, तब जाके आपको ये सारे कंसेप्ट मिलेंगे, या बहुत मुश्किल से ये कोई समझाता है। तो ये बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत ईजिली कहीं पर अवेलेबल नहीं मिलेगा ये एक्सप्लेनेशन, तो बहुत ध्यान समझना। तो ये DIT बनेगा जब ये दो आयोडीन के रेसिड्यूज एक टायरोसिन से बाइंड होंगे, या MIT बनेगा जब एक आयोडाइड एक टायरोसिन से बाइंड होगा। तो ये DIT का मतलब क्या होता है? DIT को बोलते हैं डाई आयोडो टायरोसिन, और MIT को बोलते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन। मोनो मतलब एक आयोडीन एक टायरोसिन, डाई आयोडो टायरोसिन मतलब एक टायरोसिन के साथ दो आयोडीन, तो इसलिए इसको DIT बोलते हैं। ओके, तो ये है अपना थर्ड स्टेप जिसमें आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन होता है, मतलब टायरोसिन पे आयोडीन का जुड़ जाना। राइट, iodination creates MIT and DIT. Iodinate tyrosine are still part of thyroglobulin chain. अभी भी देखो आप यहाँ पे ये प्रोटीन का चेन इंटैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो DIT और MIT बने हैं, अब ये ग्रुप्स पास पास आने लगते हैं, कपलिंग होती है इनकी, कपल्स बनते हैं। अभी कपल्स दो तरीके के बन सकते हैं, या तो DIT पास आ जाएंगे, मतलब DIT प्लस DIT का कपल बनेगा, या DIT प्लस MIT का कपल बनेगा। मोस्टली यही होता है और हम इसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो दो DIT पास आए हैं यहाँ पर इस जगह पर, और यहाँ पर एक DIT और एक MIT पास आए। तो अगर दो DIT का कपलिंग होगा तो वो बनेगा थायरॉक्सिन विच इज T4। ओके, और एक MIT और एक DIT करीब आएंगे तो वो बनेगा ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको T3 बोलते हैं। तो इसीलिए इसको T4 इसको T3 बोलते हैं। T4 क्योंकि यहां पर देखो देयर आर 4 आयोडीन आर अटैच्ड टू 2 टायरोसिन रेसिड्यूज। ये मॉलिक्यूलर लेवल का कॉन्सेप्ट है, आपको ये हमेशा याद रखना है। T4 का मतलब 4 आयोडीन प्रेजेंट होंगे, T3 का मतलब 3 आयोडीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन दोनों ही केस में देयर विल बी 2 टायरोसिन रेसिड्यूज। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल T4 because of 4 iodine and T3 because of 3 iodine present in the hormone. ओके, नेक्स्ट क्या है? कपलिंग रिएक्शन के बाद क्या होता है? कपलिंग रिएक्शन के बाद देखो यहाँ पे
कि अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है T4 T3 का, अभी ये आपस में ये सारे के सारे गुच्छे में ही है, थायरोग्लोबुलिन के चेन में ही जुड़े हुए हैं। तो ये इसी फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं कॉलॉइड ड्रॉपलेट्स के अंदर। छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं कॉलॉइड के अंदर, जिनको कॉलॉइड ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। इसी के अंदर ये थायरोग्लोबुलिन का चेन जिसका आयोडीनेशन हो गया है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो ये है स्टोरेज ऑफ T3 एंड T4 इन कॉलॉइड ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट स्टेप इज TSH सिग्नल। अब ये स्टोर रहता है जब तक कि आपके इन फॉलिकुलर सेल्स को, जो कि थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट है, इनको सिग्नल नहीं मिलता हाइपोथैलेमस से कि भाई अब आपको T3 T4 रिलीज करना है। तो जब तक सिग्नल नहीं मिलता यहाँ पे स्टोर रहते हैं, आराम से इंजॉय करते हैं, अब ये रिलैक्स कर रहे हैं जब तक इनको सिग्नल नहीं मिल रहा। जैसे ही सिग्नल मिलेगा अब इनके सिक्रेशन की कहानी, इनके सिक्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो वो होता कैसे है, तो अगर आपने पार्ट 1 2 3 ये फॉलो करके आ रहे हो सेल सिग्नलिंग के, तो आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी, कैसे सिग्नल रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से, फिर पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, फिर आगे रिलीज होता है। तो मैं उस डीप में वापस नहीं जाऊंगा, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। तो होता क्या है कि हाइपोथैलेमस से यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है, ओके, यहाँ से TRH रिलीज होता है, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, जहां पर सेल्स होती हैं थायरोट्रॉफ। थायरोट्रॉफ स्पेसिफिकली रिलीज करती हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आकर के बाइंड होता है फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड में, ओके। फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर कैसे बाइंड होता है TSH, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है GPCR रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर होता है TSH का, TSH इस पे बाइंड करता है एंड दिस बाइंडिंग एक्टिवेट्स CMP पाथवे, CMP प्लस PKA पाथवे, प्रोटीन काइनेज है। ये पाथवे जब एक्टिवेट होता है तो ये ट्रिगर करता है एंडोसाइटोसिस को। एंडोसाइटोसिस ऑफ व्हाट, एंडोसाइटोसिस ऑफ कॉलॉइड ड्रॉपलेट्स which formed in the colloid, and now they have to come inside the follicular cell with the help of endocytosis process। तो अभी ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस एक्टिवेट हो गया है। तो अब ये जो कॉलॉइड ड्रॉपलेट्स कॉलॉइड में बने थे, ये एंडोसाइटोसिस की थ्रू पहुंच जाएंगे कहाँ पे, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। यहाँ पर देखो फॉलिकुलर सेल्स के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये जो स्टेप था ये था एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है आपका, नेक्स्ट स्टेप पे आने से पहले अब मैं आपको जरा एक समराइज स्टोरी सुना दूं। अब आपको, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि कॉलॉइड का इंपॉर्टेंस और फॉलिकुलर सेल्स का इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता चल जाएगा मैकेनिज्म समझने के बाद। तो कॉलॉइड में क्या होता है, जो T3 और T4 का जो सिंथेसिस होता है वो मेनली कहाँ पे होता है, याद रखना। अब आपको समझ में आ गया होगा, वो कॉलॉइड में होता है। T4 T3 का सिंथेसिस होता है यहीं पर, ठीक है। और यहीं पर थायरोग्लोबिन, कुछ चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में अगर पूछी जाती है थायरोग्लोबुलिन, ये मोस्टली यहीं पर एक्यूमुलेट होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और T3 T4 सिंथेसिस होता है, यहीं पर आयोडाइड की ट्रैपिंग होती है, यहीं पर आयोडाइड से आयोडीन बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कॉलॉइड। मोस्टली जो सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो यहीं पर होता है, सिंथेसिस होने के बाद वो फॉलिकुलर सेल्स में पहुंचता है, जैसे कि आपने अभी देखा, ओके। तो आगे चलते हैं। तो अभी ये कॉलॉइड ड्रॉपलेट एंडोसाइटोसिस के थ्रू फॉलिकुलर सेल्स के अंदर पहुंच चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज कॉलॉइड लाइसोसोम फ्यूजन। तो ये जो कॉलॉइड आया है फॉलिकुलर सेल से निकलकर, सॉरी, कॉलॉइड से फॉलिकुलर सेल्स में जो कॉलॉइड वेसिकल आया है ये फ्यूज कर जाता है लाइसोसोम्स के साथ, जो कि पहले से फॉलिकुलर सेल्स में प्रेजेंट होती है। और इस फ्यूजन के बाद बनता है आपका फेगोलाइसोसोम, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फेगोलाइसोसोम फॉर्मेशन। तो ये फेगोलाइसोसोम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो होता क्या है यहाँ पे कि फेगोलाइसोसोम में मेनली क्या है, लाइसोसोम, और लाइसोसोम का पीएच जो होता है वो काफी एसिडिक होता है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5 pH। तो इस एसिडिक पीएच की वजह से
एंजाइम्स होते हैं कुछ, जैसे कि कैथेप्सिन, ये नाम आपको याद रखना है। बहुत सारे प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं, बट इस केस में मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोसेस के लिए होता है कैथेप्सिन। वो कैथेप्सिन करवाता क्या है फेगोलाइसोसोम के अंदर, इन इस प्रोटीन का, ये जो थायरोग्लोबुलिन इसको ब्रेक करता है छोटे छोटे पेप्टाइड्स में हर जगह से, ठीक है। तो अब देखो जब ब्रेक करता है तो ये रिलीज कर देता है T4 को, T3 को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे पेप्टाइड ब्रेक होने के बाद अलग अलग कॉम्पोजिशन आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे T4, T3, ठीक है। T4 में जैसे 2 DIT एक साथ जुड़े हुए मिल जाएंगे आपको, T3 में एक DIT एक MIT, फिर सिर्फ DIT भी रिलीज हो जाते हैं ब्रेकेज के बाद, या सिर्फ MIT भी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे फेगोलाइसोसोम में आफ्टर प्रोटीलाइसिस प्रोसेस, जो कि कैथेप्सिन के थ्रू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये फ्री T4 T3 अवेलेबल है फेगोलाइसोसोम में, ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीलाइसिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अभी, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे आने से पहले एक चीज यहाँ पे समझो कि अगर कभी कभी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सिंथेसिस होता है, तो सिंथेसिस में मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स T4 और T3 में से क्या होता है, तो याद रखना हमेशा मेजॉरिटी ऑफ जो होता है वो मेजॉरिटी होती है T4 की, 90% जो होता है वो T4 होता है, और T3 सिर्फ 10% होता है टोटल थायराइड हार्मोन का जब ये सिंथेसाइज होता है तो, ओके। ज्यादातर T4 हार्मोन ही बनते हैं 90%, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये फेगोलाइसोसोम से निकलकर साइटोसोल में पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर कॉल्ड MCT8, ठीक है। ये फेगोलाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है और इसी की हेल्प से ये T3 और T4 निकलकर साइटोसोल में पहुंच जाते हैं। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड T3 एंड T4 रिलीज इनटू साइटोसोल, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है समझो यहाँ पे कि ये जो T3 T4 रिलीज हुए थे फॉलिकुलर सेल्स के साइटोसोल में, अब ये सेम ट्रांसपोर्टर की हेल्प से, जो कि फॉलिकुलर सेल के मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू ये एंटर कर जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, यहां देख रहे हो आप, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ब्लड स्ट्रीम में ये एक और मॉलिक्यूल के साथ बाइंड दिख रहे हैं, ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल दिख रहा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो T3 T4 हार्मोन होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, लिपोफिलिक होता है, ये लिपिड लविंग होते हैं, इसीलिए ये ब्लड जैसे एक्वास एनवायरनमेंट में स्टेबल नहीं रह सकते अकेले। तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ प्रोटीन्स आपको याद रखने, जैसे थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसमें मेनली ट्रांसथायरेटिन और एल्ब्यूमिन होते हैं। तो ये T4 T3 इन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं ताकि ये स्टेबल रह सके जब तक ये ब्लड में है, ओके। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखो कि ये वाला स्टेप तो क्लियर हो गया, बट अभी फॉलिकुलर सेल्स के अंदर भी कहानी कुछ ना कुछ चल रही होती है। जैसे कि ये जो MIT और DIT भी तो रिलीज हुए थे ना प्रोटीलिसिस के बाद, तो ये भी फेगोलाइसोसोम से निकलकर साइटोसोल में एंटर कर जाते हैं, और इनका वहां पे क्या होता है, डी आयोडीनेशन हो जाता है, मतलब आयोडीन अलग हो जाता है और टायरोसिन अलग हो जाते हैं, और फिर ये दोनों ही जो होते हैं इनका रिसाइकलिंग हो जाती है और ये रीयूज कर लिए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ये आपको पता है कि आयोडीन कैसे फर्दर फिर जाके वापस इन टायरोसिन से बाइंड करेगा, है ना। रिसाइकलिंग में क्या होगा, ये वापस जाके इन टायरोसिन, ये टायरोसिन पहले जाके प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे थायरोग्लोबुलिन के, और यही आयोडीन जाके उन टायरोसिन पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी रिसाइकलिंग और रीयूज होता है। बट अब हम आ चुके हैं इधर की कहानी पे, जब ब्लड में ये आपका T3 T4 पहुंच चुका है, तो होता क्या है कि ब्लड में देखो, ब्लड में भी लगभग 93% आपका T4 होता है और 7% ही T3 होता है। तो ज्यादा अमाउंट में क्या है, T4, ठीक है। अभी होता क्या है, ब्लड स्ट्रीम से निकलकर अब ब्लड, तो आपके जो नर्व सिस्टम है, ब्लड सिस्टम है, वो तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। तो अब ये ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टारगेट सेल्स पे पहुंचना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ब्लड से ये एंटर करना शुरू हो जाता है टारगेट सेल्स में विद द हेल्प ऑफ सेम ट्रांसपोर्टर कॉल्ड MCT8। तो ये MCT8 याद रखना, अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो अब ये अलग अलग टारगेट सेल्स में T4 पहुंचने लगा आपका, मेनली यहाँ पर आपका जो है
वो T4 ही एंटर करता है, ठीक है, क्योंकि T4 ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। T3 भी करता है, T4 भी करता है, बट अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑलमोस्ट एवरी सेल इन द बॉडी रिसीव्स T3 एंड T4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अब हम एक सिंगल सेल के लेवल पर समझेंगे कि अंदर सेल के अंदर जब ये T4 पहुंच जाता है, ठीक है, और T3 पहुंच जाता है, T3 पहुंच रहा है तो वो डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है सेल के थ्रू, बट T4 जब पहुंचता है तो सेल पहले इसको कन्वर्ट करती है T3 में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड डी आयोडीनेज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये क्या है, दिस स्टेप इज कॉल्ड पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 इनटू T3, ठीक है। आगे चलने से पहले आपको ये चीज याद रखनी कि ये दोनों ही जो हार्मोन है T4 और T3, ये इनका जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, टायरोसिन का। तो दोनों ही हार्मोन T4 T3 टायरोसिन बेस्ड स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये T3 जो हार्मोन है आफ्टर कन्वर्जन, ये जाके बाइंड करता है थायराइड रिसेप्टर से। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है पूछा जाता है कि जो थायराइड रिसेप्टर होता है वो किस टाइप का रिसेप्टर होता है। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन दे दी जाएंगे कि ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर है या किस टाइप का, या दोनों है या इनमें से कुछ नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि थायराइड रिसेप्टर जो होता है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। थायराइड का मतलब T3 का रिसेप्टर जो होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो थायराइड रिसेप्टर मेनली TR अल्फा 1 एंड TR बीटा 1, ये थायराइड रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस पे आकर ये T3 बाइंड हो जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब हम समझने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या हुआ, T3 T4 से T3 में कन्वर्ट हुआ और T3 जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर गया जो कि न्यूक्लियस पे प्रेजेंट था, जिसको न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं। अब क्या होगा कि इसकी वजह से इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, जब कोई लाइगेंड अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो उस रिसेप्टर में कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से वो क्या होगा, वो आकर के DNA पर बाइंड हो जाएगा। कहां पर, थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे आकर ये रिसेप्टर बाइंड हो जाएगा, थायराइड रिसेप्टर। अब उसकी वजह से क्या होगा कि रिस्पेक्टिव mRNA का सिंथेसिस होगा, ठीक है। जिस टाइप के जीन्स पे बाइंड होगा उसी टाइप का mRNA बनेगा। हर एक लाइगेंड का, हर एक सिग्नल का, हर एक स्टिमुलाई का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये तो बहुत बेसिक है, आपको समझ में आया ही होगा ये चीज कि अगर थायराइड हार्मोन रिलीज हुआ है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा बॉडी में, उसका कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा सेल में, वो उसी टाइप के जीन्स को सिंथेसिस करवाएगा, उसी टाइप के प्रोटीन को सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। तो अभी हम एक एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स को भी समझेंगे कि थायराइड हार्मोन का पर्टिकुलर सेल पे क्या इफेक्ट होता है, बट ये मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है थायराइड हार्मोन का। तो थायराइड हार्मोन जब अंदर एंटर करता है सेल के, तो वो जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करता है और फिर रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और फिर वो जाके DNA पे बाइंड होता है और स्पेसिफिक टाइप के जीन्स को ट्रांसक्राइब करवाता है और फिर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स का ट्रांसलेशन होता है। ये mRNA बाहर आता है साइटोसोल में, राइबोसोम पे बाइंड होता है और यहाँ पर आप देखो ये प्रोटीन बन गया, ठीक है। और फिर क्या होता है, जिस टाइप का प्रोटीन बनेगा उसी टाइप का आप देखोगे डाउनस्ट्रीम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा बॉडी पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं कि जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन है वो किस किस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म में थायराइड हार्मोन का जो रोल है ना, आप देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, कई सारे रोल्स आपको दिखेंगे थायराइड हार्मोन के। ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ये आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, ये ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जब फीटस होता है, जब प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर फीटस होता है, उसका जो पूरा अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसमें थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट में, आपकी बॉडी के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, GI ट्रैक मतलब डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थायराइड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लाइफ,
ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि छोटा सा ग्लैंड है, बट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो अब हम एक एक करके यहाँ पे समझने वाले हैं कि कैसे मेटाबॉलिज्म, कैसे हार्ट रेट, कैसे ब्रेन डेवलपमेंट, कैसे बॉडी ग्रोथ, कैसे जीआई ट्रैक्ट और कैसे बॉडी टेम्परेचर को ये इफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेटाबॉलिज्म की। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले मेटाबॉलिज्म किस टाइप की सेल्स में, तो यह ध्यान रखना है कि T4 जो थायराइड हार्मोन होता है वो बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक सेल में जाके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, चाहे वो कोई भी सेल हो, क्योंकि हर एक सेल के अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म तो होता ही रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है। तो ये हमेशा याद रखना कि थायराइड हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म इन मोस्ट सेल्स, तो वो होता कैसे है, तो जब ये थायराइड रिसेप्टर डीएनए पे बाइंड होता है तो किस किस टाइप के जीन्स और किस किस टाइप के प्रोटीन्स या एंजाइम सिंथेसिस होते हैं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम्स सिंथेसिस होगा, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिंथेसिस होगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इस टाइप के एंजाइम जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये थायराइड हार्मोन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एटीपीएस क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस करवाता है। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है तो वो आपके एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड कर रहा है, थायराइड हार्मोन पे। यही तो है मेनली सारे के सारे मेटाबॉलिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, यही तो है सारे। तो अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और जब मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन भी बॉडी में नहीं होना चाहिए, जिसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। आगे बात करेंगे हम डिसऑर्डर में। अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो आप फटीग फील करोगे, वीकनेस फील होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। ओबेसिटी बढ़ने लगती है, फिर मोटापा बढ़ने लगता है, समझ रहे हो। तो ना ज्यादा थायराइड हार्मोन अच्छा है ना कम, ऑप्टिमम लेवल पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इसको यहाँ पर ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है बॉडी में इसका, हार्ट रेट रेगुलेशन के ऊपर। तो हार्ट रेट मतलब हार्ट सेल्स, कौन सी हार्ट रेट का मतलब कि ये हार्ट पे जाके आपके काम कर रहा है थायराइड हार्मोन। और हार्ट में मेन जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, कार्डियोमायोसाइट्स। ठीक है, कार्डियोमायोसाइट्स। अब वहां पे किस टाइप के जीन्स को सिंथेसिस करवाता है ये थायराइड हार्मोन, तो एक होता है SIRCA2 मतलब स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपीएस इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपीएस को सिंथेसिस करवाता है, फिर बीटा 1 एड्रीनर्गिक रिसेप्टर को सिंथेसिस करवाता है और सोडियम पोटेशियम पंप को। तो ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपीएस, ये क्या करता है, इंक्रीज कैल्शियम अपटेक रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर कॉन्ट्रैक्शन, ताकि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर रिलैक्स और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो सके। ठीक है, तभी तो हार्ट रेट मेंटेन होगी। ठीक है, बीटा एड्रीनर्गिक रिसेप्टर का जो इंपॉर्टेंस होता है वो क्या होता है कि ये मेनली किससे बाइंड करती है, कैटाकोलामाइन मतलब एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन से, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन से। वो कौन से हार्मोन है, वो है स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो वो रिलीज होते हैं ताकि आपको स्ट्रेस से ओवरकम करने में हेल्प कर सके। जब आप किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हो तो वो हार्मोन रिलीज होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हार्मोन भी बोलते हैं उनको। तो ये, और फिर सोडियम एटीपीएस पंप, ताकि वो आपके मसल्स जो हार्ट की जो सेल्स हैं कार्डियोमायोसाइट्स उनके एक्साइटेबिलिटी को मेंटेन करके रखे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट अगर ज्यादा हो गया थायराइड हार्मोन तो उसको इंक्रीज हो जाएगा, बट मेनली इसका काम क्या होता है, इसको मेंटेन करके रखने का, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट। तो इस तरीके से थायराइड हार्मोन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट, ओके, एंड योर हार्ट बीट, हार्ट रेट रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन डेवलपमेंट में। तो क्या होता है कि ये किस टाइप के जीन्स को
रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन ब्रेन डेवलपमेंट में, जैसे कि माइलिन बेसिक एंड प्रोटियोलिपिड प्रोटीन, न्यूरोग्रेनिन, RC3, रीलिन, SNAP25, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे आप इन जीन्स का फंक्शन देखोगे तो ये जो माइलिन बेसिक एंड प्रोटियोलिपिड प्रोटीन है, ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्रीज माइलिन सिंथेसिस। तो आपने वो स्ट्रक्चर देखा होगा ना किसका, न्यूरॉन्स का, वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर ऐसे कुछ होता है, तो ये होती है सेल बॉडी। तो इसके ऊपर जो लेयरिंग होती है ना, वो किसकी होती है, बाहर जो लेयरिंग होती है वो होती है माइलिन की। तो ये जो होता है माइलिन बेसिक एंड प्रोटियोलिपिड प्रोटीन, ये माइलिन सिंथेसिस करवाता है ताकि प्रॉपर लेयरिंग हो सके। न्यूरोग्रेनिन, RC3, रेलिन, ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज डेंड्राइट ब्रांचिंग। ये जो ब्रांचिंग होती है डेंड्राइट्स की, इनको इंक्रीज करता है ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स में। और आपको पता है कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए न्यूरोनल कनेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर, तो उस टाइम पे सोचो थायराइड हार्मोन की कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, अगर थायराइड हार्मोन उस टाइम पे कम हो गया, ठीक है, तो प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसको कॉन्जेनाइटल थायराइडिज्म भी बोलते हैं या क्रेटिनिज्म भी बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब और क्या है, SNAP25 जो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो कि इंक्रीज करता है न्यूरोनल सर्वाइवल एंड प्लास्टिसिटी। ओके, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिस थायराइड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ब्रेन मैचुरेशन, साइनेप्टिक कनेक्टिविटी एंड कॉग्निटिव फंक्शन एंड मोटर कंट्रोल। देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस बॉडी ग्रोथ में। तो बॉडी ग्रोथ में जैसे कि हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, IGF इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, IGF बाइंडिंग प्रोटीन 3, फिर टाइप 1 कोलेजन, ऑस्टियोकैल्सिन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, मेटलोप्रोटीज। तो इन टाइप के जीन्स को ये इफेक्ट करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे इसका इफेक्ट होता है, अगर स्पेसिफिकली हम बॉडी ग्रोथ की बात करें तो जैसे कुछ सेल्स हैं यहाँ पे देखो, कॉन्ड्रोसाइट्स, राइट में देखो अपर राइट कॉर्नर में, ऑस्टियोब्लास्ट, हिपैटोसाइट्स। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती है, ये मेनली आपके जो ग्रोथ प्लेट्स होती है। मैंने जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया था वहाँ पे ग्रोथ प्लेट को अच्छे समझाया था, वो जाके आप फॉलो कर सकते हो लेक्चर को, आप अच्छे समझ में आएगा। तो मेनली ग्रोथ प्लेट आपके हर एक जॉइंट्स पे प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, फिर एल्बो में, घुटनों में। लेकिन ग्रोथ प्लेट जो होती है वो कब तक, मतलब ग्रोथ प्लेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब अर्ली लाइक एडोलेसेंट के टाइम पे, जब टीनेजर से आप प्रॉपर अडल्टहुड में जा रहे होते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे जो ग्रोथ एक्टिविटीज हो रही होती हैं ग्रोथ प्लेट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कार्टिलेज से बोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो वहां पर ग्रोथ प्लेट पे ये सेल्स होती है कॉन्ड्रोसाइट्स। इनका प्रॉपर डिफरेंशिएशन के लिए ये थायराइड हार्मोन की जरूरत पड़ती है। तो अगर थायराइड हार्मोन नहीं हुआ सोचो, या कमी हो गई, तो रिटार्डेड ग्रोथ होगी। ठीक है, शॉर्ट स्टेचर होगा, हाइट ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कहाँ पे होती है, बोन में होती है। तो अगर ऑस्टियोब्लास्ट पे भी इसका इफेक्ट होता है थायराइड हार्मोन का, अगर प्रॉपर थायराइड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट तक नहीं पहुंच रहा तो बोन वीकनेस होगी, बोन में प्रॉपर थायराइड हार्मोन नहीं पहुंचेगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, प्रॉपर बोन फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर हेपेटोसाइट्स जो कि लिवर सेल्स है, यहाँ पे मेनली इंसुलिन से रिलेटेड सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो कि ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या करता है। तो मेनली वहाँ पे जो सेल्स होती है वो एपिथेलियल सेल्स या स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, और वहाँ पे ये मेनली कंट्रोल करता है किन टाइप की, जिनको लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये एंजाइम्स वो होते हैं जो आपके पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में ब्रेक कर सके ताकि प्रॉपर उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। जैसे कि हम बहुत सारे फूड लेते हैं जिसमें बहुत मोस्टली मोनोसेक्राइड तो होते नहीं है, पॉलीसेक्राइड होते हैं, स्टार्च हो गया। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड। तो स्टार्च को ब्रेक करने के लिए आपको इन एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसका सिंथेसिस कौन करवाता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, थायराइड हार्मोन। फिर यहाँ पे GLUT2 जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, उसको भी रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन। फिर स्मूथ मसल मायोसिन हेवी चेन, जिसकी वजह से आपके
पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होती है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो इस पे डिपेंड करता है, स्मूथ मसल मायोसिन हेवी चेन पे। तो ओवरऑल आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हेल्थ के लिए भी थायराइड हार्मोन इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड इम्पॉर्टेंट। लास्ट है बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर में जैसे मेनली जो जीन्स होते हैं वो यूसीपी मतलब अनकपलिंग प्रोटीन 1 जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस से अनकपल कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो हो रहा होता है रेगुलरली, जिसकी वजह से प्रोटीन पंप हो रहा होता है, प्रोटोन पंप हो रहा होता है, बट एटीपी सिंथेसिस नहीं होता। तो एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाता बट प्रोटोन रेगुलरली पंप हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है हीट रिलीज होना शुरू हो जाता है विदाउट सिंथेसाइजिंग द एटीपी। तो हीट रिलीज होता है, तो जिसकी वजह से अगर आपको ठंड लग रही है तो उस टाइम पे प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है और आपको थोड़ी सी राहत मिलती है सर्दी से, क्योंकि अब ये सेल्स आपकी हीट रिलीज कर रही है विद द हेल्प ऑफ UCP1। इसके लिए भी आपके थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। अगर बॉडी में प्रॉपर थायराइड हार्मोन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा और सर्दी के टाइम पे आपको ज्यादा सर्दी लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही है, आपके अंदर ये UCP1 नहीं बन रहा है, अनकपलिंग प्रोटीन, तो आपको ठंड ही लगे जा रही है। ठीक है, ओके, हीट रिलीज नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि अनकपलिंग प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट है जैसे कि PGC1 हो गया, अल्फा, NRF1, TFM, ये है जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को भी इंक्रीज करते हैं सेल्स के अंदर और फंक्शन को भी इंक्रीज करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीट जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एटीपी सिंथेज इन जीन्स को भी रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन। ओके, तो बेसिकली these are the physiological effects of thyroid hormone, and that's why thyroid hormone is very and one of the most important hormones in your body। तो अपने थायराइड हार्मोन को अच्छे से मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपको थोड़ा भी डाउट होता है कि आपका थायराइड हार्मोन ऊपर या नीचे हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम समराइज कर देते हैं जल्दी से कि रेगुलेशन कैसे होता है। तो देखो कि ऐसे समझ लो पहले कि ये जो रेड है ये पूरा आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये कि आपके पूरे बॉडी में फैला हुआ है नेटवर्क की तरह, इसी के थ्रू मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये टारगेट सेल्स हैं। ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी। तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रोसेस समझा देता हूँ किस तरीके से पूरा रेगुलेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे TRH रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से TRH मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, ये पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ओके, और एंटीरियर पिट्यूटरी में होती है थायरोट्रॉफ सेल्स, थायरोट्रॉफ सेल्स रिलीज करती है TSH, TSH ब्लड के थ्रू, ब्लड में एंटर कर जाता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू पहुंचता है थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड में क्या होती है थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है, और थायराइड फॉलिकल्स जब TSH थायराइड फॉलिकल्स के पास पहुंचता है और GP से R से इंटरेक्ट करता है तो इसको सिग्नल जाता है कि अब T3 T4 रिलीज करना है, जो कि इसके पास ऑलरेडी बना हुआ है, कोलॉइड के अंदर रिजर्वॉयर में पड़ा हुआ है। कैसे बनता है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो इसके यहाँ पे जो T3 T4 हार्मोन बना हुआ है ऑलरेडी, और ये वेट कर रहा है कि यहाँ से हाइपोथैलेमस से सिग्नल आए, जो कि आ चुका है। अब ये T3 T4 ब्लड में रिलीज कर देता है, T3 T4 ब्लड में रिलीज कर देता है। आपको पता ही कैसे, MCT8 से ट्रांसपोर्टर के हेल्प से। अब ये ब्लड में रिलीज होने के बाद जाता है अलग अलग टारगेट सेल्स तक पहुंचता है इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टेप में देख लेते हैं, TRH रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, देन सेकंड स्टेप इज पोर्टल डिलीवरी ऑफ TRH टू एंटीरियर पिट्यूटरी, देन TRH बाइंड्स टू TRH रिसेप्टर ऑन थायरोट्रॉफ इन एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर थायरोट्रॉफ सेल्स क्या करती हैं, वो रिलीज करती है TSH, TSH एंटर सिस्टमिक ब्लड, TSH binds to thyroid follicle cells, TSH drives all steps of thyroid hormone synthesis। फिर ये जो T3 T4 हार्मोन्स हैं they are secreted into blood, then T3 T4 binds to transthyretin and albumin in blood so that they can be stable until they reach to their respective target cells। उसके बाद क्या होता है, सेल्यूलर अपटेक ऑफ T3 T4 वाया MCT8 MCT10 OATP, यहाँ पर सेल्स के अंदर पहुंच चुके हैं, इसी को बोलते हैं सेल्यूलर अपटेक। अभी जब एक बार टारगेट सेल्स में पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट होता है इंट्रासेल्यूलर कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, आपको पता ही है। उसके बाद T3 बाइंड्स टू न्यूक्लियर रिसेप्टर, देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। जिस टाइप की सेल्स में T3 T4 पहुंचेंगे
जिस टाइप के पाथवेज को वो एक्टिवेट करेंगे, जिस टाइप के जीन्स को वो एक्टिवेट करेंगे, उस टाइप का प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स तक ये सारा का सारा हम स्टार्टिंग से समझ चुके हैं। ओके, यहाँ पर अब जो नेक्स्ट है वो क्या है कि डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो जब अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल ऊपर या नीचे होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं, और गॉइटर। ये 3 मेन डिसऑर्डर्स हैं जो कि थायराइड हार्मोन के इररेगुलेशन की वजह से अकर होते हैं। ठीक है, तो इनको एक एक करके समझते हैं। अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो ये कब होता है, जब आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होता है, मतलब सही से काम नहीं कर रहा। तो जब आपका थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा तो देयर विल बी लेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4, और जब T3 T4 का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, द मेटाबॉलिज्म विल स्लो डाउन। ओके, इसकी वजह से क्या होगा कि जब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है तो पता है वेट गेन होने लगता है, फटीग होने लगता है, वीक मतलब आलसपन आने लगता है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि मोटापा बढ़ने लगता है, सरल भाषा में समझे तो किसकी वजह से हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। T3 T4 कम सिक्रीट हो रहा है अपने ऑप्टिमम अमाउंट से। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें, मतलब जब आपका थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है आपका ये थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो क्या करेगा, ये ज्यादा एक्टिव है तो ये ज्यादा प्रोडक्शन करेगा किसका, थायराइड हार्मोन का, T3 T4 का, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाएगा। मतलब जरूरत से ज्यादा मेटाबॉलिज्म हाई है तो क्या होगा कि हर चीज जल्दी जल्दी होगी, एब्जॉर्प्शन जल्दी, डाइजेशन जल्दी, सर्कुलेशन जल्दी, हार्ट रेट जल्दी, हार्ट बीट जल्दी। समझ, अब आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर हाई तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस विल बी रैपिड एंड द हार्ट रेट विल बी रैपिड। तो ये भी सही नहीं है बॉडी के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन होने लग जाते हैं, और इसमें इस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है गॉइटर। बट गॉइटर से आने से पहले एक और डिसीज होती है जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज, जो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। बट ये क्या होता है कि ये एक तरीके से ऑटो इम्यून डिसीज है, जो ग्रेव डिसीज है, याद ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से थायराइड ग्लैंड को अटैक करने लगता है, और इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, तो इसीलिए इसको भी हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है कि इसमें जो ये थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है गॉइटर। राइट, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या है भाई, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर होता है, मतलब जरूरत से कम T3 T4 का प्रोडक्शन हो रहा है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, मतलब आपकी बॉडी में उतना T3 T4 नहीं है जितना आपको चाहिए, तो कैसे इसको सही कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये भाई अब ये लाइफ लॉन्ग है, आपको मतलब जिंदगी भर आपको इसका ट्रीटमेंट लेते रहना होगा, और कोई इलाज नहीं है फिलहाल, है ना। लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे कि लेवोथायरोक्सिन। ठीक है, ये होता है आपका सिंथेटिक वर्जन ऑफ थायरोक्सिन, सिंथेटिक वर्जन ऑफ T4। तो बेसिकली आप क्या ले रहे हो, बाहर से T4 ले रहे हो, और फिर वो सेल के अंदर जाके T3 में कन्वर्ट होगा, और फिर आपका वही T4 T3 सिंथेसिस होगा, फिर वो आपके सप्लाई होगा अलग अलग सेल्स में। तो आप बाहर से मेनली T4 ले रहे हो, जिंदगी भर आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते होगे कि हमारे मोस्टली मतलब बाहर का मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट इंडिया में थायराइड की प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द वीमेंस को होती है एक एज के बाद। और आप, मैंने अपने घर में भी देखा होगा, मैंने अपने घर में देखा अपनी मम्मी को, अपनी बहन को भी, कि वो रोज़ सुबह खाली पेट उठ के वो एक थायराइड की टैबलेट लेती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है अभी, ये थायराइड की जो समस्या है, और मेनली विमेंस में होती है। तो एक टैबलेट आपको हर रोज़ लेनी है, एम्प्टी स्टमक, लाइफ लॉन्ग, यही इसका अभी तक इलाज जो मोस्ट कॉमन है। दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कि जरूरत से ज्यादा T4 T3 बन रहा है, तो अब क्या करना है, उसको स्टॉप करना है, रिड्यूस करना है। टू रिड्यूस, इसका मकसद क्या होता है, टू रिड्यूस और स्टॉप ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, एंटी थायराइड मेडिकेशन लेते हैं, जैसे कि मेथिमाजोल,
प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ये 2 कॉमन है। तो ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट थायराइड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एक्सेस हार्मोन, ये ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करने देते। और ये जो थेरेपी चलती है, जो ट्रीटमेंट चलता है, लगभग 12 से 18 मंथ का होता है। ओके। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी विद लेवोथायरोक्सिन। विद लेवोथायरोक्सिन का मतलब क्या है, अभी लेवोथायरोक्सिन हमने कहाँ पे यूज किया था, ये हमने यूज किया था इस केस में, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में, जब T3 T4 का लेवल कम हो जाता शरीर में। बट यहाँ पे तो हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लेवोथायरोक्सिन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब आप ये ट्रीटमेंट लेते हो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, ये आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है और थायराइड सेल्स को किल कर देता है। क्योंकि अभी वहां पे क्या हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में वो थायराइड सेल्स जरूरत से ज्यादा T3 T4 बना दे रही हैं, जो बॉडी को जरूरत ही नहीं है, तो वो थायराइड सेल्स को किल कर देता है। अब जब थायराइड सेल्स को किल कर देगा तो जितना चाहिए था उतना भी T3 T4 नहीं बन रहा, तो अब आपको उसके साथ साथ लेवोथायरोक्सिन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये सिंथेटिक T4 है, जो कि आप यहां पर ले रहे थे ऊपर की तरफ, जो कि आप यहां पर ले रहे थे। तो यहां पर अगर आप आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी लेते हो तो बेसिकली क्या करेगा, आपके थायराइड सेल्स को जाकर किल कर देगा, मार देगा। अब पहले बहुत ज्यादा बन रहा था T4 T3, अब बनेगा ही नहीं जितना चाहिए, तो उस केस में आपको बाहर से लेवोथायरोक्सिन लेना पड़ेगा, जो कि सिंथेटिक वर्जन ऑफ T4 है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी आपको, आई होप। और एक और ऑप्शन है इस केस में, इसको बोलते हैं थायरोडेक्टोमी, जिसको सर्जरी है एक्चुअली बेसिकली ये। इस केस में भी क्या होता है, आप सर्जिकली थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, थायराइड ग्लैंड इज रिमूव्ड सर्जिकली, है ना। और ये मेनली अगर किसी प्रेग्नेंट वीमन को ये समस्या है, ठीक है, या दो सस्पेक्टेड विद थायराइड कैंसर, तो उस केस में तो आपको ये करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी में आपका थायराइड ग्लैंड निकाल दिया जाता है। अब क्योंकि थायराइड ग्लैंड है नहीं, तो T3 T4 बनेगा ही नहीं, तो अब आपको फिर लाइफ लॉन्ग ये लेवोथायरोक्सिन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं, इनकी कमी की वजह से, इनके ओवर प्रोडक्शन की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए जितना हो सकता है उसको मेंटेन करके पहले से ही चलो। स्पेशली दिस एडवाइस इज फॉर ऑल द विमेन्स एंड ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द फीमेल्स, क्योंकि ये उनमें ही ज़्यादा समस्या है। अपने थायराइड को अच्छे से मेंटेन करके रखो, डॉक्टर से मिलो, अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री है थायराइड की, तो पहले से डॉक्टर से मिलो कि कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स हमको ना आए, ओके, या इससे बचा जाए। लास्ट है गॉइटर। तो गॉइटर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये या तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होगा या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर है और डॉक्टर को लगता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके साथ रह सकते हो। बट अगर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इस केस में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर वो हाइपर थायराइड, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस वजह से हुआ है, हाइपर थायराइडिज्म की वजह से हुआ है मतलब ज्यादा T3 T4 की वजह से हुआ है, या हाइपोथायराइडिज्म मतलब कम T3 T4 की वजह से हुआ है। तो वो पहले रिकॉग्नाइज करोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करोगे गॉइटर के लिए। तो ये था T3 T4 के बारे में, और इस सीरीज में हम ये सारे हार्मोन्स डिस्कस कर चुके हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोस्टेटिन, प्रोलेक्टिन, LH, FSH, कैल्सिटोनिन, पैराथाइड, और आज हमने डिस्कस किया TSH। तो बारी बारी से ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। जर्नी थोड़ी लंबी है, आई होप आप पेशेंस रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। तो कोई डाउट अगर रह जाता है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट में बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।